नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का महिला जगत कार्यक्रम में। दर्शकों, राष्ट्र के विकास में हम महिलाएं भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाती हैं। कभी ममत्व से भरी हुई माता कौशल्या के रूप में, तो कभी रणभूमि में जौहर दिखाने वाली किसी वीरांगना के रूप में, कभी राष्ट्र की प्रथम महिला बन राष्ट्रपति के रूप में, और कभी एक कुशल गृहिणी के रूप में। मगर इन तमाम किरदारों में एक बात सामान्य है कि हम जब भी कोई भी भूमिका निभाते हैं तो हम सदैव ही अपनी संस्कृति और सभ्यता की बांध थाम कर चलते हैं। वास्तविकता यही है कि एक नारी परिवार रूपी उपवन की माली होती है, साथ ही वो अपनी सभ्यता और संस्कृति की संरक्षिका भी होती है। तो अपनी सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण में बतौर नागरिक हमारी क्या जिम्मेदारी है, जिससे कि हम एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज की स्थापना कर पाएं। इसी विषय पे आज हम हमारे कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं, और इस विषय पे हमसे बातचीत करने के लिए, अपने विचारों को हमसे साझा करने के लिए आमंत्रित मेहमानों से आइए हम आपको मिलवाते हैं। इस वक्त है मेरे साथ जगतू महारा बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर में व्याख्याता के पद पर पदस्थ नवनीत कमल जी, और है मेरे साथ स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जगदलपुर में व्याख्याता के पद पर पदस्थ सुचित्रा सामंत सिंह जी। आप दोनों अतिथियों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो नवनीत जी, कार्यक्रम का आगाज आपसे ही करते हैं, और मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि जब हम कहते हैं कि हमारी संस्कृति, सभ्यता, हमारी परंपराएं, तो इससे हम क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? जी हाँ, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि संस्कृति और परंपराएं किसी भी राष्ट्र की पहचान होती हैं। राष्ट्र की पहचान होती है संस्कृति और परंपराएं, और ये संस्कृति और परंपराएं हम समाज में रहकर ही सीखते हैं, या फिर ये कहना चाहूँगी कि एक मानवीय व्यवहार है ये, जो हम निरंतर कई प्रकार की प्रथाएं, विधान और जो रीति रिवाज, ये सारा कुछ हम समाज में रहकर सीखते हैं और इसे फिर हस्तांतरित करते हैं किसको? अगली पीढ़ी को, ताकि हमारी जो संस्कृति और परंपराएं बनी रहे और सुरक्षित रहे। और इसके लिए हम सब सजग रहते हैं ताकि हमारी परंपराएं कभी टूटे ना, और संस्कृति को और परंपराओं को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। सुचित्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारी संस्कृतियों की, हमारी सभ्यताओं की ऐसी क्या खासियत है कि ये विश्व भर में प्रसिद्ध है? इनकी क्या विशेषताएं हैं? भारतीय संस्कृति की अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं कि भारतीय संस्कृति जो है प्राचीनतम संस्कृति है। साथ ही साथ वो सभी गुण इसमें समाहित है जो एक मनुष्य को जो है एक अच्छे आचरण के लिए जो है ये मार्गदर्शन देती है। तो गहनता इसकी एक जो है विशेषता में आती है, प्राचीनता इसकी एक विशेषता में आती है, सत्य और अहिंसा जो है, अहिंसा भी इनके एक विशेषता ही रूपी है। और एक जो महत्वपूर्ण विशेषता हम बात करते हैं हमारी भारतीय संस्कृति की, ये वह है कि इसमें हम विभिन्नता में एकता हम देखते हैं। हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में हमारी परंपराएं जो हैं ये बदलती जा रही हैं। हर गाँव की संस्कृति अलग हो जाती है, शहरों की संस्कृति अलग हो जाती है। फिर भी यदि हम पूरे चीज़ों को जोड़कर देखते हैं तो हमारी वो संस्कृति कहलाती है भारतीय संस्कृति। विभिन्नता में एकता ही हमारी जो है ये हमारी प्रमुख एक विशेषता है, जो ना केवल भारतवर्ष में बल्कि विश्व ने भी इसे जो है हमारी भारतीय संस्कृति को स्वीकार किया। ये तो हुई हमारी संस्कृति की परिभाषा और उसकी खासियत। जी। अब इसके विकास में हम महिलाओं की क्या भूमिका है? जी, बहुत ही सार्थक प्रश्न कहूँगी आपका। तो इसमें महिलाएं जैसे कि हम जानते हैं, इनमें मतलब जन्म से ही एक कुछ ऐसे गुण होते हैं जो नेतृत्व समाज को, परिवार के लिए, समाज के लिए उसमें खास गुण होती हैं। उसमें जो संवेदना है, जो फीलिंग्स है, जो भावनाएं हैं, वो परिवार से जुड़ती हैं, जुड़कर रखती है, परिवार को जोड़कर रखती हैं। और परिवार समाज से हो, समाज में परिवार का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो महिलाएं जो है निरंतर ये कोशिश करती हैं कि हमारी जो संस्कृति है ये ऐसा ही रहे, अक्षुण्ण रहे, हमारी परंपराएं बनी रहे। मैं जैसे परिवार में हर महिला सोचती है कि मैं अपनी इन परंपराओं को अपनी बहू को दूं, अपनी बेटी को दूं, ताकि ये मेरे बाद भी ये परंपराएं चलती रहे और मतलब बना रहे, बचा रहे। कुछ सीख मिलती है और निरंतर बच्चे इससे सीखते हैं। तो परंपराओं में
मैं कहूँगी कि महिला की बहुत ही विशेष भागीदारी होती है और हमेशा एकजुट होकर सामूहिक रूप में भी महिला इस संस्कृति को बचाने का प्रयास करती है, चाहे वो तीज त्यौहार के रूप में हो या किसी भी कार्यक्रमों में हो, सामुदायिक उत्सवों में है, महिलाएं अपनी भूमिका निभाती हुई नजर आती हैं और खासकर महिलाएं इस कार्य में बहुत ही सक्रिय होती है और अपना दायित्वों को बहुत ही अच्छे से निर्वहन करती है। इतनी खासियत और इतनी सारी गुण हैं हमारी परंपराओं में, तो एक उत्तम चरित्र के निर्माण में हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति किस प्रकार से भूमिका निभाती है? देखिए, संस्कृति जो है वो सीधे सीधे जो है और परंपराएं जो हैं हमारे आचरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। बचपन से ही हम जब अपनी माता को देखते हैं कि वो कार्य कर रही हैं, अच्छे से ढंग से कार्य कर रही हैं, तो जो बालक या बालिका होती है उसका अनुसरण करती हैं। हम उनको बोलते हैं कि सुबह हमको जल्दी उठना चाहिए, तो ये हमारी एक परंपरा ही हो गई कि हमको सुबह उठना है, स्नान करना है, ध्यान करना है, उसके बाद हमारे जितने भी दैनिक जीवन के कार्य को करना है। तो हमारी संस्कृति में ऐसी कई चीज़ें का समावेश है जिससे कि जो है बालक या बालिका जो है उसका अनुसरण करते हुए एक उत्तम चरित्र का जो है निर्माण कर सकती हैं। यहाँ तक देखा गया है कि संस्कृति का समावेश जो है काव्यों में हुआ है, ग्रंथों में हुआ है, उपनिषदों में हुआ है। जो लेखक लेखिकाएं हैं जो इनमें कलम चलाते हैं वो सभी पुस्तकों में ज्ञान भरा हुआ है। तो उनको पढ़कर जब हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति का वहाँ समावेश हुआ है, तो बच्चे जब उस चीज़ों को देखते हैं तो अपने चरित्र के निर्माण में बहुत ज़्यादा उनको जो है फ़ायदेमंद है और चरित्र का निर्माण जो है आसानी से हो सकता है। तो संस्कृति और परंपराओं को अगर हम ध्यान में रखते हुए हम अगर अपना आचरण करते हैं तो एक उत्तम चरित्र का निर्माण जरूर ही होगा। जी हाँ, चरित्र के निर्माण में संस्कृति सभ्यता अपनी भूमिका निभा रही है। फिर भी हम देख रहे हैं कि हमारी जो जनरेशन है वो इन सभी चीज़ों का अनुसरण नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं इसका विघटन हो रहा है। तो इसके क्या कारण है? जी, एक पंक्ति में ये बोलना चाहूँगी कि विघटन का मुख्य कारक जो है, कारण जो है, पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण। जी हाँ, तो हम अपनी संस्कृति को भूलकर, नज़रअंदाज करके जो आधुनिक पीढ़ी है वो पाश्चात्य सभ्यता का अनुसरण करती है। जी। तो जब अनुसरण पाश्चात्य सभ्यता का हो रहा है तो निश्चित है यहाँ एक संघर्ष और विरोध के स्वर उभरते हैं। जब संघर्ष और विरोध के स्वर उभरते हैं, निश्चित ही मान के चलिए वहाँ संस्कृति को चोट पहुँचती है। जी, तो हमें अपने सोच में परिवर्तन लाना होगा। हमें अपनी संस्कृति को महत्व देना है, ना कि पाश्चात्य सभ्यता को। तो हमें अपने संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए, परंपराओं को निरंतर बनी रहे, इस संबंध में हमें अपनी संस्कृति, अपनी मूल संस्कृति खासकर उसकी रक्षा में, उसके हित में सोच रखना होगा और कार्य करना होगा, जागरूकता लानी होगी। यही मैं कहती हूँ, ताकि हम पाश्चात्य सभ्यता, ये नहीं बोलते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता बुरी है, बुरी नहीं, कोई सभ्यता, कोई संस्कृति बुरी नहीं होती, पर हमें अपना घर, अपना समाज, अपना परिवार, अपना राष्ट्र, इसका महत्व को भी समझना होगा और हमारी संस्कृति का महत्व को जानना होगा। जी, बहुत ही बढ़िया कहा आपने। तो फिर एक नागरिक होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी है कि हम अपने घर में या समाज में अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति का व्यापक प्रचार करें? तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमारी संस्कृति का प्रचार और प्रसार का जब हम बात करते हैं तो परिवार से, हमारे परिवार से ही इसे हमको शुरुआत करनी पड़ेगी। और इसके लिए हमको ये देखना होगा कि बच्चे, या हम कह सकते हैं जो आधुनिक पीढ़ी हमारी है, जो अभी हमारे नए जनरेशन आ रहे हैं, उनको इसके बारे में थोड़ी सी कम जो है ज्ञान है। और उसके कारण भी जो है वो हम ही हैं, क्योंकि हम जो है बच्चे जो हैं आजकल, जो भी युवा पीढ़ी हैं, वो प्रमाण पर जो है विश्वास करते हैं। तो हम तो उनको प्रमाण नहीं दे रहे हैं बल्कि क्रियाकलाप दे रहे हैं, आपको ये करना है। तो यदि हम जो है वैज्ञानिक रूप से चलें और बताएं कि तीज त्योहारों का महत्व क्या होता है। तीज त्योहार तो हम बनाते हैं, मिलन समारोह होता है, हमारे स्नेहजन मिलते हैं, संस्कारों का आदान प्रदान होता है और साथ ही साथ इन चीज़ों में एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमारे पूरे व्यक्तित्व का निखार करती है। तो अगर हम प्रमाण दें बच्चों को और सिखाएं तो निश्चित रूप पर जो है वो
हमारी संस्कृति को समझने में जो है उनको आसानी होगी और उसमें वो लुत्फ़ उठाएंगे। साथ ही साथ हम जो भी कार्य कर रहे हैं हमको उनको वैज्ञानिक ढंग से भी आगे बताना होगा, क्योंकि गूगल जो बाबा हैं उनको सब चीज़ जानकारी दे रहे हैं प्रमाण के सहित। तो बच्चों की ये आदतें हो गई है, हम क्यों करें इसका उत्तर भी हमारे पास होनी चाहिए। जैसे हम कोरोना काल में ही देखें, हमारी संस्कृति ये थी कि हम हाथ जोड़कर प्रणाम ही करते हैं मिलने पर। बाकी अगर हम बाहर की संस्कृति देखें तो वो हाथ मिलाते हैं या अनेक प्रकार के उनके अभिनंदन का जो प्रक्रिया है अलग अलग है। लेकिन विश्व ने आखिरी में यह माना कि भारतीय संस्कृति ही उस कोरोना काल से हमको बचाया, क्योंकि ना हम हाथ मिलाए ना हम उसके पास आए और हम इस कह सकते हैं विध्वंसकारी कोरोना से हम बच गए, वो भी अपनी ही संस्कृति के कारण ही। तो मैं तो सोचूंगी कि हमको प्रमाण देकर बताना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति जो है उच्चतम संस्कृति है, जिसको अपनाने पर स्वास्थ्य नहीं बल्कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से हम समृद्ध हो जाएंगे। जी, मतलब हमें कह सकते हैं कि प्रथम पाठशाला घर ही है, जहाँ हम अपने बच्चों को इन सभी बातों के बारे में जागरूक कर सकते हैं। जी हाँ, अब नवनीत जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सभ्य समाज का जो सृजन करता है वो नारी ही है। तो इसे आप कैसे परिभाषित करेंगे? जी, सभ्य समाज की सृजनकर्ता नारी है, इस बात को हम सभी मानते हैं जी। परंतु एक बात और कहना चाहूँगी, अभी मतलब पहले नारी जब शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक नहीं थी, अशिक्षित थी, तब भी नारी का दायित्व और भूमिका सर्वोपरि ही रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण द्वारा बताना चाहूँगी। इस तरह से जैसे कि अगर हम बस्तर की बात कर रहे हैं तो बस्तर में अभी तो शिक्षा का स्तर बहुत कुछ अच्छा है, मतलब जागरूक हो रही हैं महिलाएं, पढ़ने के क्षेत्र में आगे आई है। पर एक समय था यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत ही न्यूनतम था। तो उस दौरान भी जब देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर महिलाएं, आप सुने होंगे कि जगार गीत जो होते हैं, जगार है ना, तो ये सबको कैसे सुरक्षित रखी, सोचिए। तो मौखिक रूप से वो अपने सारा कुछ, अपना सारा परंपराएं, रीति रिवाज, चाहे धार्मिक रूप में ही क्यों ना हो, वो दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती हैं। वो उस समय अशिक्षित थी, शिक्षित नहीं थी, फिर भी महिला का इस समाज में, चाहे उस दौरान हो चाहे आज के समय, आज के इस आधुनिक युग में, जब आधुनिक युग में महिला सशक्तिकरण का युग है, आज नारी अंतरिक्ष में पहुंच गई हैं, पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती हैं और दोहरी भूमिकाएं निभाती हैं। तो इस दौरान भी महिला का एक विशेष रूप यहाँ हमको दिखाई देता है, एक ऐसा रूप जहाँ वो परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए समर्पित है और पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती है और अपनी भूमिका को बहुत ही अच्छे से निभाते हुए इस सभ्य समाज के रूप को और भी निखार ला रही है। जी, हमारे जो बच्चे हैं वो इन परंपराओं और संस्कृतियों से विमुख हो रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या तकनीकी शिक्षा का उन्हें उपलब्ध कराना कोई कारण है? ये तो मेरे मत से अगर मैं कहूँ तो पहले मैं घर से ही इसको बताना चाहूँगी। पहले के समय में जो है वो संयुक्त परिवार में जो है बच्चा का पालन पोषण होता था। सभी घरों में हम देख रहे हैं कि संयुक्त परिवार ना हो के एकल परिवार है, वहाँ दादा दादी, नाना नानी का अभाव है। तो परंपराएं, जो रीति रिवाज होती हैं, जो अच्छाई होती हैं, उन नैतिक शिक्षा जो होती है, जो हमारे दादा दादी, परदादा नानी हमको बताया करते थे, तो उसका अभाव जो है पूर्ण रूप से हो गया है। दूसरा ये है कि माता और पिता जो हैं दोनों जो है कार्य में जा रही हैं, तो जब नारी घर में ही नहीं है, है ना, एक तरफ से तो ये नारी का उत्थान का समय है, वो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन समय का अभाव होने के कारण जो है हम उनको वो चीज़ नहीं बता पा रहे हैं जो हमको बताना चाहिए। तो घर का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि हम उनको जो है पहले से ही जो है हमारी परंपराएं जो प्राचीन काल से आ रही हैं उसमें थोड़ा सा हम नवीनीकरण करते हुए बच्चों को उसको अगर शिक्षा देते हैं, बताते हैं, तो निश्चित तौर पे जो है कुछ ना कुछ असर हमारे आने वाली पीढ़ी को ज़रूर देखने को मिलेगा।
जी, बहुत बढ़िया। नवनीत जी, मैं आप इससे जानना चाहूँगी कि जैसा कि कारण बताया मैडम ने कि एकल और संयुक्त परिवार भी एक कारण है, माता पिता का दोनों का कार्य करना भी एक कारण है। तो इन तमाम परिस्थितियों से निपटते हुए भी हम आज के दौर में अपने बच्चों में संस्कारों का जो स्थापना है वो कैसे करें? हाँ, इसके लिए मैं ये कहूँगी कि हमें बच्चों को समय देना होगा। जी, मानती हूँ कि हम दोहरी भूमिका निभा रहे हैं, घर बाहर दोनों जगह हम सक्रिय कार्य करते हैं, काम करते हैं, सक्रिय होते हैं। इसका कारण एक होता है कि हमारी आर्थिक स्थिति सही रहे। कहीं ना कहीं आर्थिक स्थितियाँ रहती हैं तो निश्चित है, परंतु ऐसे समय हम अगर बच्चों को समय दें, बच्चों में नैतिकता के बीज डालें तो ये बहुत ही सार्थक होगा। बच्चे हमसे सीखेंगे और बच्चों को अपने परिवारजनों से के प्रति सौहार्द की भावना, सहयोग की भावना, स्नेह की भावना, प्रेम की भावना, ये सारी बातें उनमें डालना होगा। और ये कौन डालता है? परिजन और माता पिता। तो लगातार अगर हम बच्चों में ये बीज डालेंगे, बच्चों को सिखाएंगे, निश्चित ही वो अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता, अपनी परंपराओं को जानने लगेंगे और बहुत ही अच्छा एक स्वस्थ समाज का यहाँ पर निर्माण होगा। जी हाँ। सुचित्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि योग और अध्यात्म ज्ञान ये भी संस्कृति और सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इनका सहारा लेकर भी हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। हाँ, बहुत ही अच्छी आपने बात कही। अब अभी जो समय में यही हो रहा है कि आध्यात्मिक जो हमारी जो ज्ञान है उसके जरिए जो है हम संस्कृति को जो है जोड़ रहे हैं और ये बहुत जोर शोर से भी चढ़ा है। बीच में ऐसा एक समय आया था जिसमें जो है हम विमुख हो रहे थे, विमुख तो नहीं कहेंगे कि हमारी संख्या कम हो रही थी, हम आध्यात्मिक रूप से हम जुड़े हुए नहीं थे और योग भी हमारे से काफ़ी दूर चले गया था। और इसके जाने के फलस्वरूप जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियां से जब हम ग्रस्त हुए और जब हम योग के बारे में जाने, तब हमको ये लगा कि यदि हम अपनी प्राचीन संस्कृति को देखते हैं और योग के महत्व को अगर हमने जाना होता तो हर छोटी छोटी पीड़ाओं में हम जो है दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अपनी दिनचर्या में ही कुछ ना कुछ हम बदलाव करके हम स्वस्थ हो जाते। तो आध्यात्मिक जो है शक्ति जो है एक सकारात्मक ऊर्जा जो है हमको प्रदान करती है, तो हम मानसिक रूप से जो है उसमें हम दृढ़ हो जाते हैं, हमारी मानसिकता और साथ ही साथ हमारी जो है शारीरिक क्षमता भी बढ़ जाती है। तो आध्यात्म और योग का होना बहुत ज़रूरी है। वो शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ रखते हैं, साथ साथ आपको मानसिक रूप से भी सबल बनाते हैं, ताकि आप विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न संघर्ष के समय भी आप दृढ़ निश्चय होकर उस कार्य को कर सकें। तो मैं समझूंगी कि आध्यात्म की और योग से ही आप जो है मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और शारीरिक रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे। जी हाँ नवनीत जी, इसी संदर्भ में मेरा प्रश्न आपसे है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, तो एक महिला का परिवार में धार्मिक स्वरूप कैसा होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। महिला तो जन्म से ही धार्मिक प्रवृत्ति की होती है, धर्म के गुण उसमें जन्म से ही मिल जाते हैं माता पिता से, और धर्म के प्रति उसकी आस्था बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो परंतु आज इस आधुनिक युग में भी कहीं ना कहीं महिला हर क्षेत्र में आगे होते हुए भी ये हमें दिखाई देता है कि आज भी धार्मिक अनुष्ठानों में महिला पीछे है। जहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं महिला, परंतु आज भी धार्मिक कर्मकांडों वाले क्षेत्र में जब आते हैं, हम ये देखते हैं कि मंदिरों में आज भी महिला एक पुजारी के रूप में या पंडित के रूप में नहीं दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं ये सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। तो और ये सोच कहीं ना कहीं महिला स्वयं के लिए नहीं सोचती, और वह हमेशा हर पल पुरुष वर्ग के कल्याण की बात ही सोचती है, पुरुष के लिए ही कल्याणकारी भावनाओं को लेकर चलती है। तो स्वयं के लिए नहीं सोचती, धर्म से जुड़कर भी वो स्वयं के लिए नहीं सोच पाती, पुरुष के लिए सोचती हैं वो। तो आज हमें सजग होकर, जागरूक होकर अपनी सोच को बदलकर धर्म के क्षेत्र में भी महिलाएं
आगे आए। और इसी जगह पे एक और प्रश्न मैं चाहूंगी संक्षिप्त में आप हमारे दर्शकों को उत्तर कहें कि जब हम पुरानी परंपराओं का अनुसरण करने लगते हैं तो आज के समय में लोग हमें पुराने परंपरावादी कहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि पुरानी परंपराओं का अनुसरण पिछड़ापन नहीं कहलाता? नहीं, पिछड़ापन नहीं है यहाँ। पुरानी परंपराएं आज भी अपनी मान्यता रखती है, बहुत ही महत्वपूर्ण परंपराएं हैं। आज भी देखिए, हम पीछे मुड़कर देखें तो हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति को सराहा जाता है। तो ये मैं बिल्कुल ही नहीं कहूँगी कि हमारे परंपराएं गलत है या हमारे परंपराएं, मगर कहीं पर आज अगर हम पीछे के कालों की ओर देखें या पढ़ें, इतिहास पढ़ें, तो ये अवश्य दिखता है कि एक समय हमारे समाज में अंधविश्वास, जाति प्रथा, कुप्रथाएं, महिला सती प्रथा, छुआछूत की भावना, ये बहुत सारे क्षेत्रों में नारी का आगे ना आना, ये सब दिखाई देता है। परंतु आज के दौर पे हम इस सब को छोड़कर आगे बढ़े हैं। तो निश्चित ही हम छोड़ना का मतलब जो अच्छी नहीं है उसे छोड़े, जो सही है उसे नहीं छोड़े। आज भी हमारा गणित हो, चाहे हमारा विज्ञान हो, हमारे साहित्य हो, हम क्या पुराना साहित्य नहीं पढ़ते हैं। पुराने साहित्यकारों का अनुसरण करते हैं, पुराने साहित्य को पढ़ते हैं। हर विषय में हम पिछला दृश्यों को देखना पसंद करते हैं, देखते हैं, अनुकरण करते हैं। परंतु कुछ ऐसी विसंगतियां हैं जो वास्तव में हितकर नहीं है, समाज के लिए छोड़ना चाहिए, तो उन्हें छोड़ते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी संक्षिप्त में, स्कूलों में, क्योंकि स्कूल एक विद्यालय हम उसे कहते हैं, तो बच्चों में इन संस्कारों की स्थापना के लिए बतौर शिक्षक आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या प्रयास होने चाहिए? प्रयास तो स्टार्ट हो ही चुके हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ चुका है और हमारे शिक्षा में इसका समावेश भी हो गया है। और समावेश में हम देखते हैं विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, हर जयंती, हर महापुरुषों की जयंती के बारे में बताया जा रहा है। हर त्योहारों को जो है हम स्कूल में ही बच्चों के सामने रखते हैं। हर दिवस को हम वहाँ पर बना रहे हैं, उनकी विशेषताओं को बता रहे हैं। भारतीय संस्कृति से जो है जितने भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो कला उत्सव हो, चाहे विभिन्न प्रकार के कला उत्सव में बहुत सारे श्रेणी आते हैं, उसमें आपकी चित्रकारी हो, चाहे नाटक हो, चाहे खेलकूद हो, चाहे लोक नृत्य हो या शास्त्रीय नृत्य हो, हम हर उस चीज़ों को जो है हमारे बच्चों को समावेश कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। साथ ही साथ इसमें ये बता रहे हैं कि आप अगर किसी चीज़ की प्रस्तुति कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। तो बच्चे अपने से उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तब उनको पता लगता है कि केवल हम उसको जो है उस कला को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसकी संस्कृति को भी हम जान रहे हैं कि कहाँ से उत्पन्न हुई, कहाँ से वो उसकी उत्पत्ति हुई और कहाँ तक ये फैली हुई है। तो इसके माध्यम से हम बच्चों को जागरूक भी कर रहे हैं और बच्चे भी जो हैं निरंतर इस काम को जो है अंजाम दे रहे हैं। और ये मैं चाहूँगी कि हमारे एजुकेशन पॉलिसी में ही समावेश हो गया है। इसलिए हर स्कूलों में विशेषकर अभी के समय में हम देखते हैं हमारे बच्चे जो हैं काफ़ी चीज़ों के बारे में जानकारी रख रहे हैं। जी, तो समय का अभाव है। आपसे बातचीत करके इस विषय पे बहुत अच्छा लगा। हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।